को तो कैसे हो आप लोग। लास्ट लेक्चर तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम ख़त्म कर लिया था, टेस्ट वगैरह भी हमारा हो गया था, रिवीजन भी हो गई थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी। सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। तो देखो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होता क्या है, इसकी नीड क्या पड़ी, इसकी हिस्ट्री क्या रही, ये सब बातें, ठीक है। और अभी देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे जो कि अभी हम लेने वाले हैं कि चैप्टर में है क्या, क्यों पढ़ने की नीड है, इस सबको, है ना। फिर हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन की क्या नीड है। फिर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कि जो भी एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुई, एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन हुई वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना। फिर हम देखेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। एक मेंडलीफ साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल को दिया था, उसकी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आजकल चल रही है। फिर हम पढ़ेंगे एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कौन से एलिमेंट होते हैं, किस तरह के होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर हम देखेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये क्या चीज़ें हैं। फिर हम कुछ देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ना क्या होता है कि एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, एटॉमिक मास बढ़ता जाता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाता है। तो एक एक करके कुछ इन ट्रेंड्स को देखने वाले हैं। कुछ नए नए टर्म होंगे पर ईजी हम सीख लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, देन हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस, देन हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, देन हम पढ़ेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। फिर हम देख लेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छे से डिटेल में सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ पोर्शन रिड्यूस हुआ है कि सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, ब्रीफ हिस्ट्री, वो हम हल्का फुल्का आइडिया ले लेंगे बट ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अभी तक टोटल एलिमेंट नोन कितने हैं बच्चों, 118। अभी तक 118 एलिमेंट नोन है जिसके अंदर कुछ सिंथेटिक भी हैं, कुछ नेचुरल भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की नीड क्या हुई, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर हम पहले डेली लाइफ से समझते हैं। मान लो तुम किसी ग्रोसरी स्टोर में गए, किसी परचून की दुकान पे गए, ठीक है। तुमने उसे बोला कि भैया मुझे डेटॉल का सोप दे दो, डेटॉल का साबुन दे दो। उसने क्या कर रखा है, उस शॉप वाले ने पूरा दुकान को फैला रखा है कि सब चीज़ों को फैला रखा है, कुछ भी चीज़ें अरेंज नहीं है, कुछ उधर कंपार्टमेंट वगैरह नहीं है। साबुन कोलगेट के साथ पड़े हैं, दालों के साथ पड़े हैं, है ना। कि लाइक पूरी चीज़ें उसने मिक्स कर रखी हैं, ठीक है, कुछ क्लासीफाइड नहीं है। तुमने बोला डेटॉल साबुन दे दो, वो बेचारा गया आधा घंटा लगा के ढूंढ के लाया, तुम्हें बहुत गुस्सा आया। तुमने कहा चलो एक कोलगेट और दे दो, वो गया कोलगेट, कोलगेट किसी के साथ पड़ी है, मिल नहीं रही, ढूंढता जा रहा है बेचारा, ढूंढता जा रहा है ना। तो देखो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा जब वो चीज़ें क्लासीफाई नहीं थी, जब इसकी दुकान पे सामान क्लासीफाई नहीं था। अगर वो क्लासीफाई करके रखता, चीज़ों को सेपरेट करके रखता, लाइक साबुन के खाने में साबुन, है ना, कोलगेट की जगह पे कोलगेट, दालों की जगह पे दाल, तो कितना ईजी रहता है ना, तुम्हारे लिए भी उसके लिए भी, ठीक है। तो देख रहे हो क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस। अब सिमिलरली तुम गए एक शूज़ की शॉप पे, ठीक है, तुम्हें चाहिए रिबॉक का 9 नंबर का शूज़ चाहिए मान लो, है ना। अब क्या उसने क्या कर रखा है, शूज़ वाले ने सब शूज़ को मिक्स करा हुआ है, कोई क्लासीफाई नहीं है। 4 नंबर का शूज़ 7 के साथ जोड़ रखा है, 7 वाले का 10 के साथ रख रखा है, कोई कंपनी भी सब अलग अलग ऐसी, मतलब सब मिक्स है। कोई जूता इधर है, कोई इधर है ना। उन्होंने बोला कि शूज़, वो बेचारा आधे घंटे से 1 घंटे से ढूंढे जा रहा है, उसे नहीं मिल रहा, ठीक है। वो कह रहा है भाई साहब वेट करो वेट करो वेट करो, है ना। बट तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि भाई जल्दी दे दे जल्दी दे दे, तुम या तो चले जाओगे थोड़ी देर में, है ना। तो देख रहे हो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा जब चीज़ें क्लासीफाई नहीं थी। वो क्या कर सकता था कि 7 नंबर के शूज़ को एक साथ रख ले, 8 को एक साथ रख ले, रिबॉक को एक साथ रख ले, स्पार्क्स को एक साथ रख ले, ना। तो देख रहे हो क्लासिफिकेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लो, मान लो तुम स्कूल की लाइब्रेरी में गए, तुम्हें केमिस्ट्री की बुक पढ़नी है, कोई बुक पढ़नी है, ठीक है। अब भाई बुक सब फैली हुई हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक दब रही हैं। तुम्हें कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए, नहीं मिल रही, तुम ढूंढ रहे हो कि भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही। और अगर मान लो उस लाइब्रेरी में चीज़ें क्लासीफाई रहती, बुक्स अगर क्लासीफाई रहती, अपनी अपनी जगह पर रहती, 8 की बुक 8 में रहती, 10th की 10th में रहती, केमिस्ट्री की जगह पे रहती, तो कितना ज़्यादा ईजी होता है ना। तो देख रहे हो बच्चों क्लासीफाई करने का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर चीज़ें क्लासीफाई ना होती तो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का हमें सामना करना पड़ता। तो सिमिलरली साइंटिस्ट के आगे भी डिफ़िकल्ट आने लगी। एलिमेंट धीरे धीरे डिस्कवर हो रहे थे, ठीक है। 1800 तक 31 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, कुछ सालों बाद 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। तो एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे थे, तो ना केमिकल रिएक्शन से जब पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, तो साइंटिस्ट को दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एलिमेंट को क्लासीफाई कर दें, अरेंज कर दें, और हमें केमिकल रिएक्शन पढ़ने में ईजी हो, है ना बच्चों। इसलिए साइंटिस्ट को लगा कि हाँ, हमें एलिमेंट को अरेंज करना चाहिए, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें अरेंज करना चाहिए। अगर हम अरेंज करेंगे तो हमें पढ़ाई करने में, केमिकल रिएक्शन पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो देखो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की नीड क्या है।
एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, जो भी एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया वो एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, तो देर आर इस तरह के 118 एलिमेंट है, हम देखेंगे सब कुछ, ठीक है। तो देखो नीड क्या हुई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, फॉर स्टडिंग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन सिस्टमैटिक मैनर देयर इज़ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर क्लासिफिकेशन नहीं होती, विदाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस टू स्टडी केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से क्या समझते हैं कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने से समझते क्या, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप और फैमिलीज इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। कि हमने क्या करा, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ग्रुप वगैरह में रख दिया कि हाँ भैया ये जैसे तुम्हारे मेटल है उनको एक ग्रुप में रख दिया, एल्कली मेटल को एक ग्रुप में रख दिया, हेलोजन को एक ग्रुप में रख दिया, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट, कि हमने सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में एक फैमिली में रख दिया, ठीक है। और अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि जो भी हमने क्लासिफिकेशन करी एलिमेंट्स वगैरह की तो उससे हमें क्या मिली, एक टेबल मिली जिसे हमने क्या बोला, पीरियोडिक टेबल। अब देख लो पीरियोडिक टेबल है क्या। पीरियोडिक टेबल इज डिफाइंड एज द टेबल इन विच एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप्स एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। पीरियोडिक टेबल क्या है, सिंपली एक टेबल है जिसके अंदर हमने क्या सेम टाइप के एलिमेंट को ग्रुप्स में ऐड कर रखा है और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को अलग ग्रुप में ऐड कर रखा है, कुछ इस तरह की। धीरे धीरे हम चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे, तुम्हें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और बच्चों पीरियोडिक मतलब क्या होता है, पीरियोडिक मतलब किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना। कोई भी चीज़ अगर बार बार कुछ देर बाद हो रही है ना सेम टाइम पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक। तुमने जैसे देखा होगा कि हमारे घर में वॉल क्लॉक होती है, सुई हमारी चल रही है 12 से चली, 12 से चली, एक टाइम बाद फिर से 12 आ गई, यानी कि पीरियोडिक मोशन कर रही है, यानी कि हर 60 मिनट बाद वो 12 पे आ रही है, ठीक है। तो उसको बोल देंगे पीरियोडिक। या जैसे हमारा जो अर्थ होता है सन के राउंड चक्कर लगाता है, वो भी क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया, ठीक है। कि एक टाइम के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद वो अर्थ फिर से सेम जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो पीरियोडिक मतलब एक टाइम के बाद रिपीट होना किसी भी प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। हमारे स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट भी होते हैं ना, कि हर 2 महीने बाद, हर 2 महीने के इंटरवल के बाद टेस्ट हो रहे हैं, तो ठीक है, कुछ इस तरह की बात है सिंपली। पीरियोडिक मतलब रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल, कि किसी भी चीज़ का एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिकली, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। जो पीरियोडिक टेबल है जो हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई, इसकी क्लासिफिकेशन की स्टार्ट किसने करी। हालांकि इससे पहले एक और साइंटिस्ट आया, तो उसने सिंपली मालूम है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। बट जो हमारी मेन शुरुआत करी वो डॉबनर ने करी 1817 में, ठीक है बच्चों। तो देखो डॉबनर ने क्या करा, जो भी, ठीक है, उस टाइम पे 31 एलिमेंट नॉन थे, तो डॉबनर ने क्या करा, जो भी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे ना, उसने क्या करा, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को उठाया और तीन तीन के ग्रुप में बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया। 3 एलिमेंट को उठाया जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया, और उन तीन तीन के ग्रुप को उसने क्या बोला, ट्राइड बोला। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तुम्हें समझ आएगा। डॉबनर अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड कॉल्ड दिस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स एज ट्राइड्स। और साथ ही साथ उसने बोला जो पहले और तीसरे एलिमेंट का एवरेज होगा ना, या पहले या तीसरे एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन होगा, वो सेकंड के इक्वल होगा। यानी कि अगर तुम पहले और तीसरे के मास को तुम ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल आएगा। ज़रा देखो, उसने एक डॉबनर ट्राइड है, ऐसे करके उसने 3-4 अरेंज करे थे। एक हम डॉबनर ट्राइड का एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। उसने क्या करा, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को 3 के ग्रुप में अरेंज कर दिया इनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से, इनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर थी। और इसने क्या बोला कि जो पहला और दूसरा एलिमेंट होगा ना, इन दोनों का सम को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बीच वाले एलिमेंट का सम आ जाएगा। और ये बात ठीक भी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की उसने बातें करी। सिंपली उसने 3-3 के ग्रुप में एलिमेंट को अरेंज करा जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से, जिसे उसने ट्राइड बोल दिया। और तुम्हें मालूम है इस टाइम तक हमें ये नहीं पता था एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, बट फिर भी इसने अरेंज करा, तो उस टाइम के लिए बच्चों ये बहुत बड़ी बात थी। फिर हमारे हैं न्यूलैंड बाबा। इससे पहले एक हेलिक्स वाले बाबा आए थे, उन्होंने कुछ सिलेंडर वगैरह लिया था, सिलेंडर में लाइन वाइन खींच के एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया था, वो हमारे इतना काम का नहीं है। फिर हमारे हैं न्यूलैंड बाबा, उन्होंने क्या दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो 1865 में दिया। तब तक बच्चों 56 एलिमेंट नॉन थे, ठीक है। इन्होंने सिंपली क्या बोला कि एलिमेंट्स को तुम बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करोगे ना, तो जो पहला एलिमेंट होगा ना उसकी प्रॉपर्टी 8वें से मैच करेगी, जैसे म्यूज़िकल नोट में करती है सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। 8th टाइम पे फिर से सा आ रहा है, तो उसने बोला कि जिस तरह से म्यूज़िकल नोट में प्रॉपर्टी रिपीट करती हैं जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, इसी तरह से एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी पहले की प्रॉपर्टी 8वें से मैच करेगी, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, व्हेन एलिमेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस
द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वर सिमिलर टू फर्स्ट वन लाइक इन म्यूजिकल स्केल. दिस लॉ वॉज कॉल्ड एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. इट इज़ वैलिड अप टू कैल्शियम. बस ये कैल्शियम तक ही वैलिड होता है, हैवियर एलिमेंट के लिए ये लॉ फेल हो जाता है. तो देखो किस तरह से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, जैसे ही उसने अरेंज करता गया ना, उस टाइम पे नोबल गैसेज नॉन नहीं थी. जैसे ही एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करता गया, तो उसने क्या देखा, पहले की प्रॉपर्टी 8वें से मैच कर रही है. ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, पहले की 8वें से प्रॉपर्टी मैच करी है. ठीक है, बेरिलियम के लिए 8वां एलिमेंट कौन सा हो गया, मैग्नीशियम. जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो क्या उसने क्या बोला, पहले की प्रॉपर्टी 8वें से मैच करेगी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है बच्चों, तो सिंपल ये सब उसने बातें बोली. तो बच्चों वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बंदा था. उस टाइम में ना 56 एलिमेंट नॉन थे. इसने बोला इसके बाद कोई एलिमेंट्स आएंगे नहीं. ठीक है, इसके बाद कोई एलिमेंट्स आएंगे नहीं, जितने मैंने बोल दिया इतने ही हैं. इसके बाद कोई एलिमेंट आएंगे नहीं, और जो मैंने न्यूलैंड लॉ दे दिया ये एकदम बढ़िया है. ठीक है, इसके बाद कोई एलिमेंट आने नहीं वाले. आज की डेट में लगभग 118 एलिमेंट नॉन है. ठीक है, तो तुम सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. फिर हमारे लोथर मेयर बाबा 1868 में. ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सिंपली क्या करा एटम्स की, एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट वगैरह को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते गए. जैसे इन्होंने क्या करा कि जैसे मान लो कुछ एलिमेंट्स लिए, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करा, और साथ साथ उनकी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट वगैरह लेते गए. जब इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह के बीच में और उनके एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ बनाया, तो उन्होंने देखा कि जब जहाँ जहाँ पे भी ग्राफ की ना कुछ ऐसी ऐसी पीक आ रही थी, देखा कि जहाँ जहाँ भी पीक आ रही थी ना ग्राफ की, वो एलिमेंट सिमिलर थे, या फिर जिनकी पीक नीचे थी वो एलिमेंट सिमिलर थे. तो इन्होंने कुछ सिमिलरिटी वगैरह देखी. इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट को अरेंज करा बढ़ते एटॉमिक मास के साथ एक ग्राफ में, और इन्होंने देखा पीक वगैरह पे जो एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी सेम थी. ठीक है, हालांकि इनको इतना पूछा नहीं गया उस टाइम पे, बट इन्होंने भी काफ़ी सही बात बताई थी उस टाइम के हिसाब से. ठीक है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम करा था, बट इतना पूछा नहीं गया इन्हें. ठीक है, तो बच्चों इन्होंने क्या करा, ही प्लॉटेड या फिर मेड ग्राफ बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट विद एटॉमिक मास, एंड ऑब्जर्व दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजिशन ऑन द कर्व ऑफ ग्राफ. कि ग्राफ के अंदर जो भी कर्व या पीक वगैरह आ रहे थे, और जिन भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम थी, वो सेम पीक वगैरह पे आ रहे थे. कुछ इस तरह की बातें इतनी हमारे काम की नहीं है. अब बच्चों तुम फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनका मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट एक ट्रेंड में रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट एक ट्रेंड में रहेगा, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी रहेगी, जैसे जैसे सारे के सारे हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनकी रिएक्शन एक जैसी होती है. तो कुछ इस तरह की बात है कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि वो किस तरह से केमिकल से रिएक्ट करते हैं, उनका शक्ल कैसी है, ये सब बातें हैं ना. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है. ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज की बेसिक चीज़ें समझ आई होंगी. ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच. फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.